तो आप सभी का हमारे चैनल पे रहमो एकेडमी पर स्वागत है। तो मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 वीडियो के साथ, जिसमें मैं आंशिक संतुलन और बचत, महामंदी जो 1930 की महामंदी थी, और उसके साथ में जितने भी टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे आज मैं करवा दूँगा इस वीडियो में। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम आंशिक संतुलन विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि आंशिक संतुलन विश्लेषण क्या था, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन की विधि थी। तो हमें जानना है कि आंशिक संतुलन विश्लेषण क्या है। तो आंशिक संतुलन विश्लेषण का मतलब है कि जब एक अर्थव्यवस्था में केवल एक बाजार के संतुलन का अध्ययन करते हैं, केवल एक बाजार के संतुलन का अध्ययन करते हैं और बाजार अर्थव्यवस्था के अन्य बाज़ारों को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, स्थिर। तो वो होता है हमारा आंशिक संतुलन विश्लेषण, आंशिक संतुलन विश्लेषण। फिर उसके बाद आता है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या है। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या था कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की एक विधि थी। तो क्या है सामान्य संतुलन? तो देखो, सामान्य संतुलन से अभिप्राय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी बाजारों के संतुलन का एक साथ जब अध्ययन किया जाता है तो वो होता है सामान्य संतुलन विश्लेषण। ओके, तो उसके बाद आ जाओ, अब बचत की बात करते हैं। हमने बोला था कि बचत के बारे में भी आगे बात करेंगे, तो बचत के बारे में बात करते हैं। बचत क्या है? तो बचत का मतलब क्या है? सीधा कि पैसों को बचाना और अपने खर्चे को कम करना, सीधी बात है, जिससे हमारे भविष्य में हमारा क्या हो सके, समृद्धि हो सके, विकास, ग्रोथ कर सकें हम। तो जो बचत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कैसा है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए कैसा है, जानते हैं। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए बचत एक वरदान है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो बचत उसके लिए भविष्य में ग्रोथ का साधन बनेगा और वो आगे चल के ग्रोथ करेगा। परंतु क्या होगा, अगर अर्थशास्त्र के सभी लोग यानी व्यष्टि स्तर पर क्या है, ये अभिशाप है। व्यष्टि स्तर पर ये अभिशाप है, यानी कि व्यष्टि स्तर पर यानी सभी लोग, अर्थव्यवस्था के सभी लोग बचत करने लगे तो क्या होगा कि बचत करने की वजह से जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लोग अगर बचत करेंगे तो उस अर्थव्यवस्था में गरीबी या मंदी आ जाएगी। वो क्यों आएगी? गरीबी और मंदी क्यों आएगी? तो गरीबी और मंदी आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे, तो क्या करेंगे, अपनी मांग को कम करेंगे, समग्र मांग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाएंगे। पूरी अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाएगी। आगे चलते हैं और निम्न स्तरीय संतुलन जाल के बारे में जानते हैं। तो निम्न स्तरीय संतुलन जाल क्या है, आइए जानते हैं। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का मतलब है वह जाल है जिसके अंदर क्या होता है, समग्र मांग की कमी के कारण ये उत्पन्न होता है। यानी जब हम मतलब अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी मांग को कम करेंगे तो क्या करेंगे कि जब कम करेंगे तो जो उत्पादक सेक्टर है, उत्पादक है, वो अपना उत्पादन को कम करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बेरोजगारी छा जाएगी। मतलब बेरोजगारी होने लगेगी, मतलब वो रोजगार जो मज़दूर होंगे उनको निकालने लगेंगे, जिसकी वजह से रोज़गार हो जाएगा निम्न। फिर उसकी वजह से क्या होगा, निर्धनता बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या होगा, निर्धनता बढ़ेगी। निर्धनता बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो जीडीपी होगी हमारी वो हो जाएगी कम। तो ये सारा जाल मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमारे कम मांग से, और ख़त्म भी वहीं से हुआ। तो ये जो जाल कहलाता है ये निम्न स्तरीय संतुलन जाल कहलाता है। ओके, समझ में आया? तो आइए इसके बाद पढ़ते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ पढ़ेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, क्यों, मतलब क्या क्षेत्र है इसके। तो आइए हम जानते हैं। अर्थव्यवस्था में समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र
मतलब क्या है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र में क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय का आकलन, जैसे हमने चैप्टर नंबर अपना 3 और 4 है राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में और राष्ट्रीय आय को कैसे निकालने की विधियाँ, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुद्रा और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि ADAS यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति क्या है ये भी आगे चल के पढ़ेंगे। और साथ में सरकार की भूमिका यानी बजट से कैसे वो अर्थव्यवस्था में एक अच्छा रोल निभाती है, बुरा रोल निभाती है, जानेंगे आगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे देश की मुद्रा विनिमय दर क्या है, यानी कि विदेशी विनिमय दर क्या है और भुगतान शेष क्या है, मतलब ये सब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसी बुक में, जिसकी वजह से हमारे अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग जो थिंकिंग है वो क्रिएट होगी, जिससे हम नीति निर्धारण कर सकेंगे। और अब आते हैं हम कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। तो आ गए हम कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि अर्थव्यवस्था का चित्रण कर सकते हैं इससे हम। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेंगे कि उसमें हम पढ़ लेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ लेंगे, तो हम जिसके द्वारा अर्थशास्त्र में क्रियाएं क्या हो रही हैं, आर्थिक क्रियाएं कैसी है, और क्या कहते हैं एक देश की अर्थव्यवस्था के लोगों द्वारा अर्जित आय कितनी है। और उसके बाद क्या जानेंगे हम, अर्थव्यवस्था अगर ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेंगे तो हम जानेंगे कि बेरोजगारी, एक देश में बेरोजगारी कैसी है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और फिर उसके बाद जानेंगे कि सरकारी बजट के द्वारा हम अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रण करते हैं, सरकार कैसे नियंत्रित करती है, यानी सरकारी बजट द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रित करती है। तो उसके बाद आ जाता है कि सेकंड पॉइंट, समृद्धि और विकास का मार्ग। समृद्धि और विकास का मार्ग मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र में हम जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अर्थव्यवस्था के जो भी विकास और समृद्धि हेतु मार्ग नक्शा बनाना होता है, उसमें हम मार्ग नक्शा को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। जब हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा, जैसे आर्थिक चर हो जाएगी, समग्र मांग समग्र पूर्ति, मुद्रा विनिमय दर, भुगतान शेष, राष्ट्रीय आय का आकलन, ये सब हम अगर जानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन एक अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था का समृद्धि हो सके, विकास हो सके, उसके लिए हम मार्ग नक्शा तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर्थिक स्थिरता का मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति पर कंट्रोल कैसे करें। अब हम अगर समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि कैसे मुद्रास्फीति और अपस्फीति पर सरकार और केंद्र बैंक नियंत्रण करता है, यानी कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति द्वारा कैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाई जाती है। आगे चल के हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा भुगतान शेष की स्थिति, मतलब हमारे देश में भुगतान शेष की स्थिति कैसी है, मतलब एक देश से दूसरे देश में हम आयात और निर्यात जैसे करते हैं उसकी स्थिति कैसे है, ये सब जान पाएंगे हम अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम नीति निर्धारण कर सकेंगे, मतलब नीति निर्धारण का मतलब है कि नीतियाँ बना सकेंगे। अगर हम अर्थव्यवस्था के लिए नीतियाँ बनाना है तो हमें क्या जानना होगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है हमारे देश की, राष्ट्रीय आय कम है, तो हमें राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीतियाँ बनाना पड़ेगा। तो हमें आर्थिक चर जितने भी होते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चर, मैंने अभी समग्र मांग और समग्र पूर्ति ही बताया है, और जैसे रोजगार हो गया, उत्पादन हो गया, और मतलब राष्ट्र का कुल उत्पादन हो गया, राष्ट्र का कुल आय, ये सारी आर्थिक चर हैं। तो अगर हम उनका अध्ययन कर लेंगे तो हम नीति निर्धारण कर सकेंगे। मतलब शॉर्ट में कहें कि हमें क्या क्यों ज़रूरत है, तो हमें नीति निर्धारण के लिए, देश के कल्याण के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए, और नीतियाँ बनाने के साथ साथ देश की समृद्धि और विकास के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर नॉलेज आएगा और जिसकी वजह से हम नीति निर्धारण कर सकेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा कि 1930 की महामंदी क्या थी। 1930 की महामंदी के बारे में जानेंगे, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारी जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक अलग शाखा के रूप में बनी। तो स्टार्ट करते हैं। 1930 की महामंदी जो है वो यूएसए और यूरोप में आया। ये विकसित कंट्रीज़ हैं, इनमें महामंदी आई, आर्थिक महामंदी आई। कब आई है?
1929 से लेकर 1933 तक में, यानी ये काल रहा 1929 से लेकर 1933 तक वहाँ पर आर्थिक महामंदी रही। इसका जो कारण था वो था निम्न स्तरीय जाल। अर्थव्यवस्था जो है निम्न स्तरीय जाल में फंस गया था, मतलब वहाँ पर मांग कम हो गई थी। लोगों की मांग कम होने की वजह से निम्न स्तरीय जाल में वहाँ की अर्थव्यवस्था फंस गई थी। हमने अभी पढ़ा कि निम्न स्तरीय जाल क्या होता है। तो उसके बाद आता है हमारा कि जब अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय जाल में फंस गई तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएसए की जो जीडीपी है, जीडीपी जो होती है मतलब प्रति व्यक्ति वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, वो हो गया 33% घट गया, मतलब 33% घट हो गया। और जीडीपी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वैसे तो जीडीपी के द्वारा किसी देश की समृद्धि को दिखाया जाता है, परंतु 33% घट जाने की वजह से क्या हो जाता है कि उसमें थोड़ी सी मतलब उसमें गरीबी आ जाती है एक तरीके से। और जो बेरोजगारी है वो 3% से 25% हो गई। जो गरीबी बेरोजगारी है, बेरोजगारी यानी रोजगार ख़त्म हो गए, 3% से 25% हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। और इस जाल से निकलने के लिए क्या किया अर्थशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्र को 2 अलग भागों में बंटवारा किया, समष्टि और व्यष्टि में। तो इस अंतराल में जो क्या कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र है वो एक अलग भाषा शाखा के रूप में क्या हुई, निकल के आई। तो हमें जैसे पता है कि 1933 में इस महामंदी के बाद रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री थे, रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री थे। उन्हें इस समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है और पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।